Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Kalayat. जैसे कि आपको पता है हमारा 5th लेसन चल रहा हुआ है यात्रियों के नज़रिए। आज हम पढ़ेंगे ईवन पतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। कहते हैं जो उसके अनजाने में उसको जो जानने की उत्कंठा क्या होती है। ऐसा विद्यार्थी इसको अंडरलाइन भी कर लें साथ के साथ, जैसे कि अंडरलाइन किया हुआ पूरा लेसन पढ़ने के बाद मैंने। जब 14वीं शताब्दी में इबन बतूता दिल्ली आया था, क्वेश्चन क्या आता है इसको आप नोट करते रहें कि इबन बतूता दिल्ली कब आया बेटा? 14वीं शताब्दी में। क्वेश्चन बन गया एक, तो इसको भी अंडरलाइन करें आप, साथ साथ राइट भी करें। उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूरब में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। क्वेश्चन आ जाता है कि जो पूरा उपमहाद्वीप है वो कहाँ से इसका कितना बड़ा हिस्सा वो बन चुका था। तो कितना बन चुका था, वो कहाँ से कहाँ तक फैल चुका था बेटा? जो पूरब में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। जैसा कि हमने देखा है इबन बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान लोगों तथा शासकों के साथ शामिल था। उन्होंने क्या कहा, जो इबन बतूता था उसने स्वयं अपने आप को इन सभी जगह की यात्रा की और बड़े बड़े पूजा के स्थल देखे और विद्वान लोगों के साथ भी समय बिताया। कई बार काजी के पद पर रहा तथा शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का प्रयोग किया, जहां अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा उपख्यानों का आदान प्रदान करते थे। कहने का तात्पर्य क्या बेटा कि उन्होंने उस जब संस्कृति का प्रयोग किया, वहां पर भिन्न भिन्न भाषाओं के लोग, भाषाएं बोलने वाले लोगों की विचार सुने, सूचनाएं और उपख्यान प्रदान करते थे। कौन कौन सी भाषाएं थी बेटा? भिन्न भिन्न भाषाएं, अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं। इनमें अपनी धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध लोगों की ऐसे राजाओं जो निर्दयी तथा दयावान दोनों हो सकते थे, सामान्य पुरुषों और महिलाएं तथा उनके जीवन की कहानियां सम्मिलित है। उसमें क्या है, उनके जो सामान्य पुरुष हैं और महिलाएं हैं उनकी कहानियां सम्मिलित है। जो कुछ भी अपरिचित था उसे विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। अर्थात उसने क्या कहा कि जो चीज़ों से वो अपरिचित थे, जिसके बारे में जानते नहीं थे, उनको रेखांकित किया गया है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि श्रोता अथवा पाठक सुदूर रूप से सुगम्य देशों के वृत्तांतों से पूरी तरह प्रभावित हो। अब अगला क्वेश्चन आता है बेटा, अगला पॉइंट आता है नारियल तथा पान। इबन बतूता की चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों में मिलते हैं। जो इबन बतूता है उनके जो चित्रण थे उसके कुछ परिणाम उन उदाहरण से मिलता है, जिनसे वह नारियल और पान, दो ऐसी वास्तविक उपज जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे। क्वेश्चन आता है वो कौन सी दो उपज थी जिसके कारण इबन बतूता के जो पाठक थे वो पूरी तरह से अपरिचित। कौन कौन सी थी बेटा? नारियल तथा पान। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझे, इस पॉइंट को देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन में से आंसर पूछा जाता है बहुत बार, आप बुक तो इसीलिए आप अच्छे से रीड करें, का वर्णन भी करता है। अब आता है इबन बतूता और भारतीय शहर। इबन बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। जो इबन बतूता था उसके जो उपमहाद्वीप के शहर थे उन्होंने किन लोगों को व्यापक पाया? जो मुख्य रूप से भरपूर भी थे और आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल थे। यह शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे। अर्थात कहने का क्या, इन शहरों की जो आबादी थी बहुत अधिक थी और ये सुदृढ़ भी थे, समृद्ध थे, अर्थात विकसित हो चुके थे, सिवाय कभी कभी युद्धों तथा अभियानों के होने से वाले विध्वंस के। इबन बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है, जो इबन बतूता के वृत्तांत है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे।
जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे जाते, उन्होंने क्या कहा कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके थे, बाजार थे, वो क्या थे, रंग बिरंगे थे, अर्थात उनमें बहुत सारी वस्तुएं और वो चमक धमक वाले थे, जो विविध प्रकार भिन्न प्रकार की वस्तुएं से भी भरे हुए होते थे। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत का में सबसे बड़ा बताता है। ये बात बहुत बार रिपीट भी करी है हमने। जो इब्न बतूता है दिल्ली को एक बहुत बड़ा शहर, विशाल शहर भी मानता है। क्यों मानता है? कि उसके आबादी भी अधिक है। तो दिल्ली को क्या नाम देता है बेटा? वो सड़क बताता है, दौलताबाद भी कम नहीं था, और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। और आकार में क्या है? वो दिल्ली को भी चुनौती देता था। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, देखो आप देख भी रहे हैं, दिल्ली क्या दिखाया गया बेटा? दिल्ली का चित्र भी दिखाया गया है। दिल्ली, जिसे तत्कालीन ग्रंथों में अक्सर दिल्ली नाम से अद्भुत किया जाता है। आप कहीं बार भी देखेंगे तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो दिल्ली नहीं लिखा होता है बेटा, दिल्ली लिखा होता है। उन्होंने बोला भी है, जिस तत्कालीन ग्रंथों के अक्सर दिल्ली नाम से उद्धृत किया गया है, उसका वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि इब्न बतूता ने अपने शब्दों में दिल्ली का वर्णन कैसे किया। तो आप क्या करें? तो आप इसका बुक का सहारा लें, एनसीईआरटी का। दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ, 1 हाथ लगभग 20 इंच के। क्वेश्चन देखो, इसमें एक क्वेश्चन और बन गया, 1 हाथ लगभग कितने इंच के बराबर है बेटा? 20 इंच, 20 इंच। अब इसको भी अंडरलाइन कर रखा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 हाथ लगभग कितने इंच के बराबर है बेटा? 20। इसके भीतर रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष है। प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, घेरबंदी में काम करने वाले मशीनों के संग्रह के लिए भंडार गृह भी बने हुए हैं। प्राचीर में खिड़कियां बनी हैं जो शहर की ओर खुलती हैं। इन्हीं खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश अंदर आता है। प्राचीर का निचला भाग किससे बना है? पत्थर से बना हुआ है, जबकि ऊपरी भाग ईंटों से। इसमें एक दूसरे के पास बनी कई मीनारें हैं। इस शहर के 28 द्वार है, पहले भी बताया था, आप इसको अंडरलाइन फिर करें। क्वेश्चन आता है कि इस शहर के कितने द्वार हैं बेटा? 28 द्वार हैं, जिन्हें दरवाजा कहा जाता है। क्वेश्चन आता है दरवाजे किन्हें कहा जाता है? ऐसा दरबार जिसके 28 द्वार है आने जाने के, तो उसको क्या कहा जाता है? दरवाजा। इनमें से बदायूं दरवाजा सबसे विशाल है। मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है। देखो क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनते जा रहे हैं कि अनाज मंडी कहाँ है? मांडवी दीवार लिखा भी है। मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है। गुल दरवाजे की बगल में एक फलों का बगीचा है। इसे एक बेहतरीन कब्रगाह का। देखो इस क्वेश्चन को समझो, उसने क्या पूछा? इब्न बतूता ने दिल्ली का वर्णन कैसे किया है अपने शब्दों में? तो जब बताया ये बातें, उनमें निश्चित रूप से मेहराब है। कब्रगाह में कंदाकार, चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल भी उगाए जाते हैं, और फूल सभी मौसमों में खिल सकते हैं। इसके नीचे चित्र 5.8 में एक अंडरलाइन लाइन कर रहे हैं आप। तुगलकाबाद। तुगलकाबाद क्या है बेटा? दिल्ली का एक मेहराब है, दिल्ली का एक मेहराब। अब बात करेंगे, बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी हैं। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था। जो अधिकांश बाजार हैं उसमें एक मंदिर और एक मस्जिद भी होता था। उनमें से कम 2 तो कम से कम कुछ नर्तकों, संगीतकारों और गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भी स्थान चिन्हित किए गए थे। हालांकि बात ऐसी आई कि हालांकि इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांत का प्रयोग यहाँ तर्क देने में किया कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांव, उसने क्या कहा कि जो शहर है और उसकी जो एक संपत्ति का बड़ा हिस्सा है किसको दें? गांव के अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करें। इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने के कारण मिट्टी की उपजाऊपन था, जो किसान के लिए वर्ष में 2 फसल उगाना संभव करता। किसान के लिए कितनी फसलें? 2 फसल। कब? पूरे वर्ष के अंदर। उसने यह भी ध्यान किया कि उपमहाद्वीप व्यापार वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्र से भली भांति जुड़ा हुआ है, और भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्वीय एशिया में देशों में बहुत अधिक मांग थी, जिससे
जो शिल्पकार हैं और व्यापारियों को काफ़ी, जो आपको पता है जिस चीज़ की मांग बढ़ेगी मार्केट में तो उससे क्या है कि उसके बनाने वाले हैं उसकी भी वैल्यू बेटा बढ़ जाएगी, और दोनों को काफ़ी मुनाफा भी होता था। भारतीय कपड़े विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मल्लम, रेशम, जरी, साटन की अतिरिक्त मांग थी। इवन बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग, बहुत धनाढ्य लोग ही पहन सकते थे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।